हेलो बच्चों, मैं शिव कुमार नालंदा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, जो हम लोगों ने पिछले टॉपिक में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, आरबीआई आरबीआई स्थापना, आरबीआई के कार्य, आज हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे। मौद्रिक एवं साख नीति आरबीआई की मौद्रिक एवं साख नीति। तो मौद्रिक एवं साख नीति का तात्पर्य क्या हो गया कि यह वैसी नीति है जिससे अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा के प्रचलन हो रहे हैं, जो मुद्रा विनियमित हो रही है, उनका संचालन, अर्थव्यवस्था से मुद्रास्फीति का नियंत्रण करने के लिए जो नीति बनाई जाती है, उसी को मौद्रिक एवं साख नीति कहा जाता है। ठीक है ना, कि किस तरह से अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रवाह को नियंत्रित किया जाए। ठीक है ना, ताकि अर्थव्यवस्था में न तो मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो और न ही मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो। लेकिन अब यहाँ मौद्रिक एवं साख नीति जानने से पहले हम लोग को जो जान लेना है वो जानना है एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बात है कि इसको कैसे बनाया गया था, इसको बनाया गया था आरबीआई एक्ट 1934 के आर्टिकल 45 ZB के अंदर में। ठीक है ना, इसका जो गठन किया गया था राष्ट्रीय मौद्रिक एवं साख समिति का, वो किसके अंदर था? आरबीआई एक्ट 1934 आर्टिकल 45 ZB के अंदर में किया गया था। और किसके सिफारिशों पर किया गया था? ये जो सिफारिश किया गया था वो था उर्जित पटेल। ठीक है ना, कब? 2013 में। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ कि उर्जित पटेल समिति, लेकिन केवल उर्जित पटेल ही बात नहीं है, इससे पहले भी कई समितियां बनी जिन्होंने मौद्रिक एवं साख नीति कमेटी की स्थापना करने की बात की थी। तो जैसे करने वाली बात थी, तो बात क्या थी? वाई रेड्डी समिति, जो हम लोग मुद्रा में पढ़े थे कि अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा का प्रवाह है उसका जो उदारीकरण लागू होने के पश्चात कि जो विभिन्न जो अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आए उसका अध्ययन और उसका समीक्षा के लिए जो समिति का गठन किया गया था, वही थे वाई रेड्डी कमेटी। तो वाई रेड्डी कमेटी का गठन किया गया था बैंकिंग फील्ड में, वाई रेड्डी समिति का गठन किया गया था 2002 में। ठीक है ना, इन्होंने भी कहा था कि एमपीसी की स्थापना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की स्थापना की बात कही थी। फिर किसने कहा था? फिर तारापोर कमेटी 2006 में। ठीक है ना, 2006 में। याद रखिएगा, तारापोर कमेटी हम लोग को बैंकिंग में भी पढ़ना है। जब हम लोग तारापोर कमेटी पढ़ेंगे तो यहां पर उनका आएगा कि तारापुर कमेटी का संबंध, ठीक है ना, तो रुपये की मूल्य जो विदेशी मुद्रा थी उसकी परिवर्तनीयता के विषय में, कि कैसे विदेशी मुद्रा को परिवर्तन किया जाए, वो परिवर्तनीयता के विषय की बात जो थी वो तारापुर कमेटी की सिफारिश थी। फिर आगे रघुराम राजन कमेटी, कब? 2009 में। तो ये समितियां थी जिन्होंने पहले भी इस बात का सुझाव दिया था कि स्थापना होनी चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की स्थापना होनी चाहिए थी। लेकिन जब स्थापना हुआ तो किसके सिफारिशों के आधार पर? लास्ट सिफारिश करने वाली कौन थी कमेटी? वो थी उर्जित पटेल कमेटी 2013 में। ठीक है ना, अब देखो इस कमेटी में सदस्य कितने थे। जबकि बात आ रही है उर्जित पटेल कमेटी की, तो उर्जित पटेल कमेटी ने 5 सदस्यों को ही बात की थी, लेकिन अभी एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं। उस कमेटी में कितने सदस्य हो गए? एमपीसी में अभी कुल मिलाकर 6 मेंबर होते हैं। ठीक है ना, 6 मेंबर्स होते हैं। 6 मेंबर्स में कौन कौन होते हैं? 3 आरबीआई गवर्नर सहित आरबीआई द्वारा मनोनीत, कि आरबीआई द्वारा दिए गए होते हैं, और 3 जो होते हैं वो सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है ना, लेकिन अब यहां पर बात हो गई कि अगर किसी तरह की कोई नीति की फैसला की जाती है तो बहुमत के आधार पर की जाती है। तो जैसे 6 हो गए, हो सकता है बंटवारा हो जाए और
किसी तरह का कोई भी निष्कर्ष ना निकले, उस परिस्थिति में यहाँ गवर्नर जो हैं वो फैसला कर सकते हैं। तो ये थी मौद्रिक एवं साख नीति कमेटी की बात, ठीक है ना। तो अब ये बात हो गई, तो आरबीआई की जैसे क्या होता है कि मौद्रिक एवं साख नीति इसका निर्माण और निर्धारण कौन करता है? केंद्र और आरबीआई दोनों द्वारा, मतलब सरकार और आरबीआई दोनों मिलकर करते हैं और दोनों के सदस्य इस समिति में सम्मिलित हैं, ठीक है ना। तो आरबीआई साख नियंत्रण और नियमन हेतु दो प्रकार के साधनों का प्रयोग करती। कौन कौन सी दो प्रकार? एक तो मात्रात्मक नीति होती है, दूसरी गुणात्मक नीति होती है। मात्रात्मक नीति और गुणात्मक नीति दोनों बात यहां से समझ लीजिए कि मात्रात्मक नीति जिसमें दर को ऊपर नीचे किया जा सकता है, और गुणात्मक नीति जो विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से अन्य बैंकों को नियंत्रित किया जा सकता है। तो जब यहां मात्रात्मक नीति की बात आती है तो सबसे पहला आता है बैंक दर, मतलब बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, नगद आरक्षण अनुपात सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सीमांत अस्थायी सुविधा एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, खुली बाजार प्रक्रिया ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है ना। तो ये सभी थी हम लोग का मात्रात्मक मौद्रिक नीति। अब अगला जो है आरबीआई की गुणात्मक मौद्रिक नीति की बात होती है। नियंत्रण हो गया, साख की राशनिंग, साख सुदृढ़ीकरण योजना, नैतिक प्रभाव, प्रत्यक्ष कार्यवाही और मार्जिन निर्धारण, ये सभी का हम लोग व्याख्या अलग अलग हिसाब से करेंगे। तो आज हम लोग जो व्याख्या करेंगे वो व्याख्या होगी आरबीआई की मात्रात्मक मौद्रिक नीति की। उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आरबीआई की गुणात्मक मौद्रिक नीति। क्लियर? तो हम लोग बात करते हैं आरबीआई की मात्रात्मक मौद्रिक नीति। बैंक दर, अब जैसे नाम से क्या समझ आ रहा है, बैंक रेट, मतलब ये समझ में आ रहा है कोई ऐसा दर है जो बैंक लेती है। लेकिन याद रखिएगा कि जैसे हम लोग बैंक रेट से हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या समझ में आ रहा है, या तो बैंक ब्याज देती है या लेती है। किंतु जब यहाँ आरबीआई की बात होगी तो आरबीआई यहाँ देने की बात नहीं हो रही है, यहाँ आरबीआई का लेने का बात हो रहा है। आरबीआई ब्याज लेती है किससे? अन्य जो वाणिज्यिक बैंक है, कॉमर्शियल बैंक जितने हैं, कॉमर्शियल बैंक से। कॉमर्शियल बैंक को जब आरबीआई ऋण देती है और जिस दर से उनसे वो ब्याज लेती है उसी दर को यहां बोला गया बैंक रेट, ठीक है ना। तो आरबीआई उसको उधार किस आधार पर देती है? उनको सरकारी प्रतिभूतियां अथवा प्रथम श्रेणी के वाणिज्यिक बिलों पर, कि जब कोई भी वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से उधार लेता है तो उसे आरबीआई को क्या सौंपना पड़ता है? प्रथम श्रेणी के वाणिज्यिक बिल अथवा सरकारी प्रतिभूतियां। क्लियर? अब देखो प्रथम श्रेणी के वाणिज्यिक बिल क्या होते हैं कि जो भी वाणिज्यिक बिल, अगर किसी भी वाणिज्यिक बिल के ऊपर में सरकार अथवा किसी वित्तीय संस्थान का मुहर लग जाए तो वही वाणिज्यिक बिल हमारी हो जाएगी प्रथम श्रेणी की वाणिज्यिक बिल। और याद रखिएगा कि आरबीआई जो यहां देती है वो क्या है? पुनर्कटौती, जिसको हम लोग कहते हैं ब्याज काट के। मूवी में डायलॉग सुने होंगे, ब्याज काट के। तो वही ब्याज काट के वाली कहानी यहां पर है। अगर मान लो कोई बैंक 100 रुपए का सरकारी प्रतिभूति जमा करती है और अगर उसका ब्याज 4% है तो आरबीआई उसको कितना देगी? मात्र 96%। क्यों? क्यों ब्याज पहले काट ली। तो यहां सिस्टम क्या है? पुनर्कटौती के आधार पर कि आरबीआई जब प्रथम श्रेणी अथवा वाणिज्यिक बिलों की पुनर्कटौती कर जिस दर से अन्य वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती है उसी दर को हम लोग बोलते हैं बैंक दर। लेकिन अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करेंगे तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बैंक दर का प्रयोग आरबीआई नहीं करती है। आरबीआई उसके स्थान पर किस दर का प्रयोग करती है? पैनल दर का प्रयोग करती है, पैनल रेट का प्रयोग करती है। और वर्तमान, जैसे अब जुलाई की बात कर रहे हैं तो अभी वर्तमान बैंक रेट क्या है? 4.65%। याद रखिएगा ये करंट रेट है, ये फिक्स नहीं होता है। ये आप एग्जाम में जाएंगे तो ये आपको एक रिवीजन कर लेना होगा, आपको करंट रेट देख लेना होगा कि अभी वर्तमान बैंक दर क्या चल रहा है, बैंक रेट अभी वर्तमान में क्या है। और ये भी पूछता है कि वर्तमान में पैनल दर निम्नलिखित में से
किस रूप से जाना जाता है, ठीक है ना। तो पैनल दर किसका रूप है, बैंक दर का रूप है। नेक्स्ट है हम लोग का रेपो रेट। अच्छा एक बात और यहां पर आपको बता दूं, बैंक दर में कि इसके अंतर्गत कोई भी वाणिज्यिक बैंक अपनी जो ऋण लेने की समय सीमा है उसकी होगी अधिकतम 3 महीने, मतलब 3 महीने के अंदर उस बैंक को आरबीआई को पैसा लौटा देना पड़ता है। तो याद रखिएगा बैंक दर की अधिकतम सीमा कितनी दिन की है, 3 महीने की। अब आते हैं रेपो रेट। रेपो रेट भी सेम एक ही चीज है जो हम लोग वहां बैंक दर में पढ़े। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में केवल समय सीमा का फर्क है, ठीक है ना। जैसे बैंक रेट हो गया हमारा, बैंक रेट हो गया 3 मंथ्स और रेपो रेट हो गया कितना, केवल 14 डेज, ठीक है ना। इसमें भी रेपो दर में भी क्या होता है, आरबीआई प्रथम श्रेणी अथवा सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्कटौती कर ऋण देता है, लेकिन उसकी अधिकतम अवधि कितनी होगी, 14 दिनों की होगी। जैसे आज करंट रेट जो है अभी उसका है 4%, ठीक है ना। अभी करंट रेट कितना है, 4%। ये करंट रेट आपको जानते हुए जाना होगा कि कौन सा करंट रेट है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया, दोनों एक ही है, दोनों समान है कि दोनों में प्रथम श्रेणी के वाणिज्यिक बिलों की पुनर्कटौती कर देता है, और दोनों में अंतर क्या, केवल एक ही समय सीमा का, उसमें 3 महीने का है और इसमें 14 दिनों का है। क्लियर। अब आते हैं रिवर्स। हमसे क्या समझ में आया, ये हुआ रेपो रेट। रेपो रेट में क्या हुआ, आरबीआई ब्याज लेती है, पर रिवर्स रेपो रेट के बात आती है तो ब्याज देने की बात होती है। तो ब्याज देता है किस परिस्थिति में, जब आरबीआई देखता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ गई है, बैंक आसानी से सुलभ ब्याज दर पे लोगों को ऋण दे रहे हैं, लोगों के बैंक के पास में तरलता अधिक हो गई, फलस्वरूप क्या होता है, अर्थव्यवस्था से तरलता को निकालने के संदर्भ में, तरलता को सोखने के संदर्भ में आरबीआई सभी बैंकों को गाइडलाइन जारी करती है कि आप अपने तरलता को मेरे पास जमा करो, हम उस पर आपको ब्याज देंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि आरबीआई अन्य वाणिज्यिक बैंकों से क्या लेता था, प्रथम श्रेणी के वाणिज्यिक बिल अथवा सरकारी प्रतिभूतियां। यहां भी आरबीआई काम वही कर रही है। कर क्या रही है कि आरबीआई जो बैंक इसके पास पैसे जमा कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में यह उन्हें सरकारी प्रतिभूतियां सौंपता है और पुनः खरीदी का वादा करता है कि भाई हम फिर से खरीद लेंगे, ठीक है ना। अब यह बात है कब, कि जब अर्थव्यवस्था में देखता है कि अर्थव्यवस्था में तरलता अधिक हो गया। तो रेपो रेट में क्या था, रेपो रेट में आरबीआई बैंकों से ब्याज लेती है, जबकि रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई बैंकों को ब्याज देती है। क्लियर। अब जैसे इसका करंट रेट है 3.35, याद रखिएगा रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होगा, आरबीआई ब्याज ज्यादा लेगी और आरबीआई ब्याज देगी कम। तो ये हुआ था हमारा रिवर्स रेपो रेट। अब है नगद आरक्षण अनुपात, सीआरआर, ठीक है ना। अब नगद आरक्षण, नाम क्या समझ में आ रहा है कि कुछ आरक्षण की बात है, कुछ रिजर्व रखने की बात है, कैश रिजर्व रेशियो, कौन सा अनुपात रखने की बात हो रही है। तो देखो जैसे हम लोग बैंक में जाने से शुरू में ही आपको बताए थे, बैंक में खाता कितना तरह का होता है, 2 तरह का, कौन कौन, मांग जमा और सावधि जमा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है कि आरबीआई के नियमानुसार प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को अपने मांग जमा और सावधि जमा के कुल योग के इसके कुल योग का कुछ प्रतिशत आरबीआई के पास में जमा रखना तरल परिसंपत्ति के रूप में अनिवार्य होता है। तो तरल परिसंपत्ति के रूप में क्या रखना अनिवार्य होता है कि सोना, सरकारी प्रतिभूति और विदेशी मुद्रा। ये याद रखने वाली बात है कि ये तीनों चीज कि किस किस रूप में, कि अपने मांग जमा और सावधि जमा का
कुछ प्रतिशत आरबीआई के पास जमा रखना अनिवार्य होता है। किस किस रूप में? सोना, सरकारी प्रतिभूति और विदेशी मुद्रा। सीमा जो था 3% से 15% तक का था, किंतु 2006 के अमेंडमेंट में इसे समाप्त कर दिया गया। और करंट सीआरआर क्या है? करंट सीआरआर जो है वो है हमारा 3%। ठीक है ना? क्लियर हो गया यहां पर कि अपने मांग जमा और सावधि जमा का कुछ प्रतिशत आरबीआई के पास जो जमा रखना होता है उसी को हम लोग कहते हैं नगद आरक्षण अनुपात। किस रूप में? सोना, सरकारी प्रतिभूति और विदेशी मुद्रा के रूप में। अब आते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है ना? वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये क्या है कि अब देखो, जैसे सीआरआर में आरबीआई के पास जमा करना पड़ता था, कौन सा? मांग जमा और सावधि जमा का कुछ प्रतिशत। कि आरबीआई के नियमानुसार प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को अपने मांग जमा और सावधि जमा का कुछ प्रतिशत तरल परिसंपत्ति के रूप में स्वयं के पास रखना अनिवार्य होता है। तरल परिसंपत्ति के रूप में स्वयं के पास रखना अनिवार्य होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वैधानिक तरलता अनुपात। तो यहाँ वैधानिक तरलता अनुपात में क्या क्या सम्मिलित है? यहाँ सम्मिलित होगा सोना, सरकारी प्रतिभूति और नगद। याद रखना, दोनों में अंतर आपको ध्यान रखना है कि दोनों में अंतर। ठीक है ना? अब देखिए, सीआरआर की बात आई और एसएलआर की बात आई, तो दोनों में अंतर क्या है कि दोनों में नगद रखना पड़ता है। कि दोनों में नगद क्या रखना पड़ा? कि तरल परिसंपत्ति रखना पड़ता है। किस किस रूप में? देखो, सीआरआर में क्या रखना पड़ा? सीआरआर में रखना पड़ा सोना, सरकारी प्रतिभूति और विदेशी मुद्रा। याद रखिएगा, यहां से प्री में प्रश्न पूछा गया है। और एसएलआर में क्या रखना पड़ रहा है? सोना, सरकारी प्रतिभूति, ठीक है ना, और नगद। अब देखो, यहां से अगर इसमें से हम लोग देखते हैं तो हम लोग का दो कॉमन, क्या? सरकारी प्रतिभूति और ये दोनों कॉमन है। अनकॉमन क्या है? विदेशी मुद्रा और नगद। तो यहां पर आपको ऑप्शन में दे देता है सोना, सरकारी प्रतिभूति, नगद और विदेशी मुद्रा। अब देखिए, यहां से प्रश्न क्या पूछता है? निम्नलिखित में से किसका संबंध नगद आरक्षण अनुपात से नहीं है? तो नगद आरक्षण अनुपात से संबंध जिसका नहीं है वो क्या है? नगद। हालांकि नाम है उसका नगद आरक्षण अनुपात, लेकिन वहां नगद की बात नहीं आ रही है। और वही तरह एसएलआर में कि उसका संबंध किसका नहीं है? विदेशी मुद्रा से नहीं है। तो दोनों में अंतर यही है कि एक का संबंध नगद से नहीं है और एक का संबंध विदेशी मुद्रा से नहीं है। यहां से प्रश्न प्री में पूछता है। ठीक है ना? अब जैसे वर्तमान दर की बात करेंगे तो वैधानिक तरलता अनुपात का वर्तमान दर है 18.5%। अब ये देखिएगा कि ये जो था, ये हमेशा क्या था? इसको 15 से 40% तक किया जा सकता है। मिनिमम 15% और अधिकतम 40% तक किया जा सकता है। तो ये था हमारा वैधानिक तरलता अनुपात। अब नेक्स्ट हम लोग का है सीमांत अस्थायी सुविधा। ठीक है ना? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, अब देखिएगा, यह सुविधा जो है, यह सुविधा केवल 1 दिनों के लिए। अब यहां पर उसी को आप देख लीजिए कि यहां जब बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात करनी होगी मनी मार्केट की। मनी मार्केट, तो मनी मार्केट कितने तरह के? 2 तरह के। एक हुआ कॉल मनी मार्केट, दूसरा हुआ नोटिस मनी मार्केट। ठीक है ना? ये 2 लेन देन की अधिक होगी 1 दिन और 24 घंटे। ठीक है ना? और नोटिस मनी मार्केट की अधिकतम होगी
14 डेज, 14 दिनों की। अब याद रखिएगा, जब ये 14 दिनों की बात हो रही है तो नोटिस मनी मार्केट का उदाहरण कौन सा होगा? नोटिस मनी मार्केट का हमारा उदाहरण होगा रेपो रेट, और जब कॉल मनी मार्केट का उदाहरण होगा तो होगा एमएसएफ। ठीक है ना? अब देखो एमएसएफ में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि बैंक अपने आपातकाल परिस्थिति में, तो बैंक के लिए आपातकाल परिस्थिति कब होता है? जब उसका बंद करने का समय होता है। ठीक है ना? बंद करने का समय, बंद करने का समय कब होता है? 3:30 से 4:30 का समय। जिस टाइम में देखे होंगे बैंक में गए होंगे तो आपको भीतर कर लेता है और गेट पे ताला लगा देता है। उस परिस्थिति में बैंक ये देखता है, अगर वो देखता है विड्रॉ करने वाले ज्यादा हैं तो उस परिस्थिति में उसे तत्काल कैश आवश्यक करना होगा, कैश उपलब्ध कराना होगा, तो कहीं से ऋण लेना। तब उस परिस्थिति में आरबीआई उन बैंकों को ऋण देती है, और याद रखिएगा यह ऋण केवल 24 घंटे के लिए ही दिया जाता है। ठीक है ना? 24 घंटे के लिए। जैसे आज अगर यह ऋण लेता है तो अगले दिन उसे वर्किंग आवर के दौरान में उसे वापस लौटाना पड़ता है, इसलिए इसे कहा जाता है ओवरनाइट लैंडिंग रेट। कालीन ब्याज दर, और यह सुविधा कब से कब तक उपलब्ध होती है? 3:30 बजे से लेकर